चले जी, कराची वापस आते हैं और कराची में कल रात बड़ा इशू हुआ और बड़े दिनों बाद हमें ऐसे मंजर देखने को मिले जो कल देखने को मिले, और वो हैं कराची की सड़कों पर एहतजाज हुआ। शहरी जो हैं कराची में वो पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं, और जाहिर है ये एक दिन की बात नहीं है, ये कई दिनों से पानी की बंदिश का सामना है। एक मसला निकलता है, दूसरा मसला और बढ़ जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो लोग 4 बजे निकले थे वो 8 बजे तक भी कल सड़कों पर फंसे रहे, कुछ लोग 10 बजे तक भी फंसे रहे, और ये कराची की सड़कों का हाल था, किसी को रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर इसी दौरान कराची में जो सबसे बड़ा खौफ होता है जब आप किसी ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं वो ये होता है जी, मोबाइल स्नैचिंग। बहुत सारी कल हमने देखा ये वाक़यात भी रिपोर्ट हुए, लोगों से नकदी छीन ली गई, मोबाइल छीन लिया गया। क्या ये एहतजाज मौसर साबित होगा कि नहीं? लोग इतनी मुश्किल में कल फंसे रहे, ज़ाहिर है एहतजाज अपनी जगह, लेकिन इसकी वजह से क्या ये इशू हाईलाइट हुआ कि कराची में क्यों पानी लोगों को नहीं मिल रहा है? बताया जा रहा है जी बहरान जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो गया है, और वाटर बोर्ड के मुताबिक धाबेजी और घारो पंपिंग स्टेशंस में बिजली का जो ब्रेक डाउन हुआ है, सो वहाँ पानी की सप्लाई आर्जी तौर पर मुअत्तल है। अब ये आर्जी कितनी आर्जी है, क्योंकि लोग तो सड़कों पर निकल आए, और अगर आज भी निकल आए तो आज भी ऐसी सूरत हाल हो सकती है। पहले ही कराची यूनिवर्सिटी के करीब जो रेड लाइन की तामीरात है उसके दौरान 84 इंच कुतुर की जो लाइन है वो मुतासिर हुई, और जिसका मरम्मती काम जो है वो किया गया, लेकिन इसमें फिर से रसा हो गया। अब ये मसला हल कैसे होगा, ये बड़ा इशू है। शहरी एहतजाज कर रहे हैं, महंगे दामों। अच्छा, टैंकर वाले जो है ना, टैंकर माफिया, वो और चार्जेस बढ़ा देते हैं। जब डिमांड बढ़ जाती है, 6,000 का 12,000 का हो जाता है, इसी तरीके से 20-20 हज़ार तक कीमत चली गई है, और फिर वो मिलते भी नहीं हैं। मतलब टैंकर वाले को आप बुला के थक जाएं, वो अपने टाइम पर ही आएगा। सो अफजल परवेज़ हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, ज़रा उनसे ये जानते हैं कि कौन से ऐसे इलाके हैं कराची शहर के जो पानी के इस बहरान से मुतासिर हैं। तो अफजल बताइएगा, कितना फ़ीसद हिस्सा कराची का पानी की सप्लाई से मुतासिर है? जी सदफ, आपने कहा कि कौन से इलाके हैं। देखा जाए, सबसे पहले जो आपने बात करी थी बुनियादी मसाइल के हल के लिए, हल तो कहीं है ही नहीं। उसकी सबसे बड़ी मेन वजह है कि जो बुनियादी मसाइल हैं उसके हल करने के हवाले से जो शहरी इदारों के सरबराहान हैं वो संजीदा नज़र नहीं आते। 84 इंच की लाइन जो 27 नवंबर को डैमेज हुई थी 3 मकामात से, उनमें जो 3 अजला हैं जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए, उसमें क्लिफ्टन, डिफेंस, PCHS, चेनी सरकोट जो सूबे वज़ीर बल्दियात का अपना हल्का है, वो गुज़श्ता 20 रोज़ से पानी को तरस रहा है। लियाकताबाद, तारिक रोड, खुदादात कॉलोनी, और उसके बाद गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, ये वो इलाके हैं जो बड़ी तादाद में इस लाइन से पानी की फराहमी हासिल किया करते थे। लेकिन दिन देखा जाए तो 27 नवंबर को जो रेड लाइन बस मंसूबा है उसकी तामीरात के दौरान एक ड्रिल की गई। उस ड्रिल के दौरान वहाँ एक सुराग हुआ, 3 जगह से मुतासिर हुआ था। 28 नवंबर को बाखबर सवेरा की जानिब से यहाँ लाइव किया गया, और वाटर कॉरपोरेशन के अमले ने जो सुस्त रवि का जो काम कर रहे थे उसमें तेज़ी लाए, और उन्होंने वो जो एक हिस्सा था वो पुर करके मुरम्मत करके पानी की जब दाबेजी से पानी की फराहमी खोली, जो तीसरा हिस्सा था वो लीकेज हो गया। इस तरह जो यूनिवर्सिटी रोड पर पानी जमा होने से जो है ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी मुतासिर होने लगी। अफजल, एक बात बताएं जी, इतने बड़े प्रोजेक्ट पे काम होता है, रेड लाइन प्रोजेक्ट पे काम हो रहा था, यकीनन जो टीम होगी उनको तमाम पर मालूमात होगी, मैप्स उनके पास होंगे, उनको पता होगा कि अंडरग्राउंड जो है कहाँ पर पाइपलाइनें बिछी हुई हैं, कहाँ से हमें जो है रास्ता निकालना है। इतनी बड़ी गलती इंजीनियर से कैसे हो सकती है, और क्या किसी को जिम्मेदार ठहराया गया है इस चीज़ का? सदफ, देखा जाए तो MD वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से सवाल किया गया था कि जब बाकायदा तौर पर इतना बड़ा मंसूबा बन रहा है तो इस हवाले से कोई हिकमत अमली बनाई गई होगी, तो उनका कहना था कि रेड लाइन इंतज़ामिया को बाकायदा तौर पर जो वाटर कॉरपोरेशन की सबसे बड़ी लाइनें गुजर रही हैं उसके नक्शे फराम किए गए थे। तो इस तरह देखा जाए तो रेड लाइन इंतज़ामिया की गफलत लापरवाही है, जिसके बायस वहाँ जहाँ नक्शे में बताया जा रहा है कि 84 इंच की पानी की सबसे बड़ी लाइन गुजर रही है, तो वहाँ वाटर इंजीनियर के अमले को तलब किया जाए, वहाँ उनको बताया जाए कि यहाँ हम खुदाई करेंगे। उस हवाले से देखा जाए तो मैनुअल तरीके से खुदाई की जाती है, लेकिन यहाँ तो हैवी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है। जो हमने 28 नवंबर को एक बड़ी सी
ड्रिल मशीन दिखाई थी जो बाकायदा तौर पर कई फीट 1 सेकंड के अंदर जो है सुराख कर देती है। तो जाहिर सी बात है लाइनें मुतासिर होंगी। रही दूसरी बात तो वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से रेड लाइन इंतजामिया को 35 मिलियन का जुर्माने का दावा किया गया है कि 35 मिलियन उनको अदा करने होंगे जो वाटर कॉर्पोरेशन के खर्च हुए हैं। जी अच्छा, अफजल एक चीज़ और बता दें, आपके पीछे हम काम होता देख रहे हैं, तो ये कुछ बताया गया है, कोई डेडलाइन दी गई है कब तक मुकम्मल हो जाएगा, या जिस तरह कराची में बहुत सारे इलाके इसी तरह काम हो रहे हैं और पता नहीं कहीं पे साल गुजर गया है, कहीं पे महीने गुजर गए, ये कब तक ठीक हो जाएगा? सदफ देखा जाए तो एमडी जो है वाटर कॉर्पोरेशन उनकी जानिब से 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, दावा भी किया गया है। आज दूसरा रोज़ है, बुध के दिन पानी की ये जो लाइन है इसकी मुरम्मत कर ली जाएगी। उसके बाद बाकायदा तौर पर इस लाइन में जो जुमेरात से पानी जो है सप्लाई शुरू किया जाएगा। उसके दौरान वाटर कॉर्पोरेशन की एमडी की जानिब से ये भी दावा किया गया कि जिन इलाकों में पानी की सप्लाई मुतासिर है वहाँ वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से टैंकर फराम किए जाएंगे। ये तो ऐलान कर दिया, लेकिन जो टैंकर 5,000 का मिलता था अब वो 12,000 20,000 रुपए में फरोख्त हो रहा है और शहरी लेने पर मजबूर है। टैंकर माफिया की इस वक्त चांदी हुई हुई है। थैंक यू सो मच। हम बता रहे थे, अफजल हमारे नुमाइंदे साथ थे और कराची के शहरियों के मसाइल आपने देख लिए क्या है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं CEO सैयद सलाउद्दीन, CEO हैं कराची वाटर एंड सीवेज कॉर्पोरेशन के। थैंक यू सो मच सलाउद्दीन साहब ज्वाइन करने के लिए। पहले तो मुझे बताइएगा, इतनी बड़ी गफलत हुई है, आपके लिए भी उतनी हैरान कुन बात है ये जितनी मेरे लिए है, हमारे नाज़रीन के लिए है कि ज़ाहिर है 84 इंच की जो पाइपलाइन है, मेन पाइपलाइन है, एक अच्छी ठीक ठाक कामत का शख्स जो है उसमें से गुजर जाए, उसको नहीं मैप में देखा गया या कोऑर्डिनेशन नहीं रही इदारों के साथ, उसे डैमेज कर दिया, पानी भी ज़ाया हो रहा है, शहरियों की ज़िंदगी मुश्किल में है। सो ये गफलत हुई कैसे? जी बहुत शुक्रिया। देखिए पहले हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये जो काम है जो BRT का इस वक्त चल रहा है वो पिछले 1.5 साल से ऑन रोड है और ये किसी इदारे का इशू नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्टर्स को और जो वहाँ पे इंजीनियर्स होते हैं जब उनको ड्राइंग्स दे दी जाती है तो उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो उसको प्रॉपर मार्क करे और मार्क करने के बाद उसको एक्सपोज करे, एक्सपोज करने के बाद वहाँ पे पोरिंग करे, क्योंकि ये जिन जगहों से गुजर रहा है उन जगहों पे ऑलरेडी हमारी 384 डाया की पाइपलाइंस जिसको हम साइफन कहते हैं 19 वो गुजर रहा है। वहाँ से कराची का 50% पानी जो है वो इधर से गुजर रहा है। अब इसमें जो चीज़ समझने की ज़रूरत है स्ट्रेटेजिकली वो ये है कि आपको जब ड्राइंग्स और चीज़ें दे दी गई तो आपको ये ज़रूरी था कि उस SOP को फॉलो करते। अब यहाँ जो गफलत हुई है वो कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से और वहाँ जो सुपरवाइजरी स्टाफ है उसकी तरफ से हुई है, जिसको मैंने आइडेंटिफाई करके CO ट्रांस कराची को लेटर भी लिखा है और उन्होंने इसको माना भी है कि इसको इमीडिएटली हमें रिपेयर के लिए जितने रकम भी चाहिए हम वो भी देते हैं और इसका अजाला भी करते हैं। लेकिन यहाँ ये बात गौर तलब है कि देखिए ये सिर्फ पूरा स्ट्रेच ऐसा कराची यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने जहाँ हमारी पाइपलाइंस जा रही हैं यहाँ पे बहुत केयरफुली काम करने की जरूरत है और आगे आने वाले वक्तों में जब BRT इसके ऊपर रवा दवा होगी या रेड लाइन रवा दवा होगी तो हमें कहीं कोई वीक सेक्शन नहीं छोड़ देना, क्योंकि कल फिर हम क्या दोबारा आके इसको पूरा खोदेंगे और फिर इसको ठीक करेंगे, ऐसा नहीं है। तो हमें ये इंश्योर करना है और हमारे तमाम इंजीनियर्स इस वक्त अंदर मौजूद हैं, वो जाके ये बड़ा स्ट्रेच है 32 फुट का सेक्शन। जी अच्छा, हम आपको रिकनेक्ट करते हैं सलाउद्दीन साहब, आपकी आवाज़ ब्रेक होकर आ रही है, आई थिंक इंटरनेट का इशू है। लेकिन ये है कि सवाल ये है कि कितने दिनों में ये मसला हल हो जाएगा। इस वक्त जो करंट सिचुएशन है मैं उसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि शहरी जिस तरह एहतजाज कर रहे हैं, मरम्मती काम हुआ लेकिन फिर भी मुख्तलिफ जगह से रसाव बाकी है जिसकी वजह से सड़कों पर पानी आ जाता है और फिर जब शहरी एहतजाज करते हैं तो ट्रैफिक जैम भी हो जाता है। अब दूसरे ये कि सड़कें जो हैं शहरी जब एहतजाज कर रहे हैं वो बंद भी हो जाती हैं। सलाउद्दीन साहब अब आप मुझे बताइएगा, जो आप गुफ्तगू कर रहे थे, मसला सारा ये है कि मरम्मती काम होने के बावजूद भी शिकायत आ रही है, मुख्तलिफ पॉइंट से रसाव हो रहा है, तो ये इसकी वजूहात क्या हैं और मुकम्मल तौर पे ये मसला कब हो सकता है?
جی دیکھیے جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ ہم نے اس کو ریپیئر کر دیا تھا 8-9 تاریخ کے درمیان، اور جب اس کو دوبارہ چلایا گیا تو اس کا جو تھروٹل کرنے کی وجہ سے جو ویک سیکشن تھے جو آلریڈی بی آر ٹی کے ہی ایک ٹرانسم کی وجہ سے ڈیمیج ہو گیا ہوا تھا وہ نمودار ہوا. دیکھیے اب اس کو ایشو یہ ہے کہ سیکشن جب ویک ہو جاتا ہے تو اس کو ہم انشور کرنا چاہیے کہ کہیں آگے چل کے یہ نہ ہو. ابھی ہماری کوشش یہ ہے کہ اگلے 48 گھنٹے میں کراچی والوں کو یہ جو پانی بند ہوا ہوا ہے پانی جو ہے وہ واپس دے دیں. ہماری جو سب سے زیادہ اس وقت کوشش یہ ہے کہ اس پورے سیکشن میں کہیں بھی کوئی جوائنٹ اب ایسا نہ رہے جہاں سے کہیں دوبارہ ہم اس کو پمپ کریں تو پریشانی ہو. اسی لیے اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے. باقی 32 فٹ کا جو سیکشن ہے اس پہ ویلڈنگ جاری ہے ابھی، جو اگلے 16 سے 32 گھنٹے جاری رہے گی. اس کے بعد اس کو انشور کریں گے کہ یہ بالکل فول پروف ہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ پانی ہم کل رات 12 بجے سے انشاءاللہ تعالیٰ روانہ کریں گے. تو کچھ آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، آپ کی رپورٹ ظاہر آپ تک پہنچ گئی ہوں گی، کون کون سے علاقے ہیں جو متاثر ہیں؟ جی دیکھیے اس وقت نیچے ڈاؤن سٹریم پہ جو گلشن کا علاقہ ہے، پی سی ایچ ایس ہے، کلفٹن کا علاقہ ہے. فردر ڈاؤن سٹریم پہ ہمارے لیاری کا علاقہ بھی ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ افیکٹ کر رہا ہے، لیکن K3 کے پانی سے ہم اس کو آگمنٹ کر رہے ہیں. ہمیں اس وقت جو سب سے زیادہ پریشانی ہمیں درپیش ہے وہ یہ ہے کہ یہ 70 MGD تو ہم نے آلریڈی بند کیا ہوا ہے، لیکن کیونکہ یہ سارا سسٹم ہمارا انٹر کنیکٹڈ ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس کو ہم دوبارہ اس کو تھروٹل کرتے ہیں تو کہیں خدا نہ خواستہ کہیں کسی جگہ پہ ڈیمیج نہ ہو. لہٰذا کچھ چیزیں ہم نے احتیاطاً بھی بند کی ہیں. ادروائز تو ہمیں پانی کی ایگزیکٹ شارٹ فال جو ہے وہ 70 سے 80 MGD کی ہے، لیکن یہ شارٹ فال انہینس ہو جاتی ہے بیکاز سسٹم کی انٹر کنیکٹیوٹی کے بعد. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہماری یہی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو 48 گھنٹے میں انشاءاللہ تعالیٰ پانی جو ہے وہ بحال کر دیں. اور مجھے یہ بتائیے گا کہ جن علاقوں میں پانی نہیں مل رہا لوگوں کو، تو وہاں پہ پانی سپلائی کرنے کے لیے کیا انتظامات ہیں؟ دیکھیے پانی کا سب سے پہلا کام ہم نے یہ کیا کہ جہاں اویلیبلٹی ہے ٹینکرز کے تھرو وہاں ہم پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ ان ہائیڈرنٹ کو بھی فعال رکھنا بہت مشکل ترین کام ہے، کیونکہ اگر پانی اویلیبل نہیں ہے تو وہ وہاں پہ بھی اویلیبل نہیں ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ جو ٹیل اینڈز کے علاقے ہیں ان میں جتنا پانی کا ٹینکرز یہاں سے نکلیں اس کو جو جنرل پبلک سروس ریٹ ہے ہمارا کنٹرول ریٹ ہے ہم اس پہ پرووائڈ کریں. جو یہ مہنگا پانی بیچ رہے ہیں ہم نے کوشش کی ہے کہ ریٹیل کی جو رسید ہے جو ہماری الیکٹرانک رسید ہے اس پہ ہی صارفین کو پانی مہیا کیا جائے. لیکن لوگ کیسے رابطہ کریں؟ کوئی نمبر ہے اگر ٹینکر انہیں منگوانے ہیں؟ کیونکہ یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے ٹینکر کا حصول جب ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، اور پرائیویٹلی جب لوگ منگواتے ہیں 10-10 ہزار 20-20 ہزار، اور آپ ہر ہفتے کتنی دفعہ اتنا پیسہ خرچ کریں گے؟ جیب افورڈ نہیں کر سکتی. تو ذرا بتائیے گا، ریٹ بھی بتا دیجیے گا، دوسرے نمبر بھی بتا دیجیے گا. جی 1334 ہمارا 4 ڈیجٹ کا نمبر ہے اس وقت، اس کو ہم نے اس وقت فعال کیا ہوا ہے. ہمارے تمام آپریٹرز کام کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کو ڈسپیچ بھی کر رہے ہیں. 1334 4 نمبر پہ مبنی. ٹھیک ہے، یہ آسان ترین ہے، اس پہ کال کیجئے، اور جو آپ کو ٹینکر سے ریلیٹڈ ضرورت ہے وہ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ضرور پورا کریں گے. اور تھوڑا آپ ہمیں ریٹ بھی بتا سکتے ہیں کیا چارجز لیے جا رہے ہیں لوگوں سے؟ جی ریٹ اس وقت دیکھیے کیونکہ میں نے سارا جی پی ایس پہ کر دیا ہے تو اس وقت ہمارا 3000 گیلن کا جو ریٹ ہے ڈپینڈنگ اپون دا لینتھ آف دا جو ٹریول ہے، لیکن اس کو 5500 روپے میں 5400 روپے میں ہم اس وقت سیل کر رہے ہیں، جو کہ اگر ود ان 10 کلومیٹرز ہے تو وہ 3000 کا ٹینکر کا جو ہے وہ 4300 روپے میں جائے گا اگر 10 کلومیٹرز کے اندر ہی ہے. یہ ہماری پالیسی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہماری کوشش ہوگی کہ اس کو بحال کر دیں تو پھر لوگوں کی تکلیف میں کچھ آسانی آ سکے گی. ٹھیک ہے، اور آپ نے ہمیں نمبر بھی بتایا 1334، یہ 4 ڈیجٹ کا نمبر ہے، اس پہ کال کر کے آپ ٹینکر منگوا سکتے ہیں. اور کوئی اگر شکایت ہو لوگوں کو تو کیا شکایت بھی اسی نمبر پہ کی جا سکتی ہے صلاح الدین صاحب؟ جی اسی نمبر پہ. دیکھیے بیسیکلی ہمارا GRM کا نمبر ہے، گریونس ریڈرسل میکانزم کا نمبر ہے، لیکن ہم نے اس میں اس وقت 20 سے زیادہ آپریٹرز اور اس کو لنک کر دیا ہے اپنے ٹینکرز کے جو ہائیڈنٹ کے انچارجز ہیں ان کے ساتھ. جیسے ہی یہاں پہ آتے جائیں گے وہ مستقل بنیادوں پر یہاں انٹر کرتے جائیں گے کہ آپ کی ڈیمانڈ بھی آ گئی ہے. اس کے علاوہ ہماری IVR سسٹم تو علیحدہ چل رہا ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ جس طریقے سے بھی ہم انٹریکٹ کر سکتے ہیں ہم انٹریکٹ کریں ان کے ساتھ. ٹھیک ہے،
تھینک یو سو مچ. صلاح الدین صاحب موجود تھے, سی او کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن, اور انہوں نے نمبر بھی ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے, چارجز آپ کو بتا دیے ہیں. اب آپ اگر آپ کو ضرورت ہے پانی منگوانے کی تو آپ ان نمبرز پہ کال کر سکتے ہیں 1334 پر, لیکن اس کی امید ضرور ہم رکھتے ہیں کہ بہت جلد یہ مسئلہ حل ہو جائے گا